वर्कशीट नंबर आपकी 9, ये आपकी मैथ्स की और हिंदी की वर्कशीट आई है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 9 डाल देंगे, मैथमेटिक्स डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, वो भी एक वेरिएबल के साथ। ठीक, अब पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे और वेरिएबल किसे कहा जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा, डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इन प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लास में जो आपने 7th क्लास पढ़ी है उसमें वी हैव लर्न, हमने पढ़ा टू मेक इक्वेशन फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने इक्वेशंस को बनाना सीखा। लेट्स रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फर्स्ट, पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लर्न कर लेते हैं कि क्या होती है, कैसे बनती है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स थिंक, चलिए एक बार याद करते हैं। राजू एंड बीनू, दो बच्चे हैं, आर टू ब्रदर्स। ठीक है, राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू इज यंगर देन राजू 3 years। अब देखिए, इन्होंने बोला बीनू और राजू दो भाई हैं, बीनू इज यंगर देन राजू, यानी बीनू जो है वो राजू से बड़ा है कितना, 3 साल। वी डोंट नो राजू एज, अब हमें आज राजू की एज नहीं पता। ठीक, अब पहला क्या बोला इन्होंने, व्हेन राजू इज 12 year, अगर राजू 12 year का है तो बीनू जो है वो 9 साल का है। ठीक, इसी तरह से इन्होंने बोला अगर राजू 15 साल का है तो बीनू जो है वो कितने साल का है, 12 साल का। तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ इन दोनों के बीच में 3 साल का डिफरेंट है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। अब अगर खाली यही कहा जाता कि राजू जो है वो बीनू से 3 साल छोटा है, तो हम क्या मानते हैं, राजू की उम्र हम मान लेते x और बीनू की उम्र क्या मानते हैं, x माइनस बीनू की क्या मानते हैं, x-3, यानी कि राजू की उम्र से 3 साल छोटा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपकी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। अब देखिए जो ABCDEFG ऐसे होती है ना, ABCD, ये XYZ ABC, ज़्यादातर यही जो है ये होते हैं आपके वेरिएबल्स, क्योंकि ये हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं जैसे ये 12, 15, ये कभी हम चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कैसे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं, 20। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम आपके पास कितने रुपए हैं, तो मैं कहूँगी बेटा मेरे पास 20 रुपीज़ है। तो अब देखिए रुपीज़ मेरे 20 ही रहेंगे। ठीक, अब आप में से एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा मेरे पास 20 है। दूसरे ने पूछा, मैंने फिर कहा बेटा मेरे पास 20 है। तीसरे ने पूछा, मैंने फिर कहा बेटा मेरे पास 20 है। ठीक, अब पहला पूछेगा मैम आपके पास नोट कितने हैं, अगर आपके पास 20 हैं तो आपके पास कितने नोट है, मैं उससे कहूँगी देखिए 10 के ना मेरे पास 2 नोट्स है, इसलिए मेरे पास 20 रुपीज़ है। ठीक, तीसरे जब दूसरा वाला पूछेगा मैम आपके पास 20 है तो कितने, तो मैं कहूँगी बेटा 5 के 4 कॉइन्स है मेरे पास। ठीक, तीसरा जब मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी बेटा ऐसा है 10 का तो एक नोट है और इसके अलावा 5 के 2 सिक्के हैं। तो अब आप देखिए यहाँ 10 के नोट कर लें या 5 के 4 सिक्के कर लें या फिर 10 का एक नोट और 5 के 2 सिक्के कर लें, तो क्या है ये आपके वेरिएबल्स है, ये आप बदल सकते हैं, इस पे आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन 20 रुपये कॉन्स्टेंट है, ये आप नहीं बदल पाएंगे। सेम इसी तरह से X, Y, Z, A, B कुछ भी है, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका दिल कर रहा है। अब मुझसे पूछा गया राजू की उम्र इतनी है और उसके भाई की इतनी है, तो अब बताओ, तो या मैं X-3 की बजाय Y-3 भी रख सकती थी या A-3 भी रख सकती थी। तो क्या है ये वेरिएबल है, लेकिन 3 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदला जा सकता। आई समझ में कि 20 रुपये ही रहेंगे, जो आपके 20 रुपये हैं ये आपके 20 रुपये ही लेंगे, इनको आप नहीं बदल सकते। लेकिन आपके नोट में या सिक्कों में ये आप चेंजेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, आ रही है समझ में। तो मैंने कोशिश तो करी आपको समझाने की और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन ईच केस, यानी दोनों केसों में डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू इज 33 ईयर्स। आप देख सकते हैं दोनों एज, उसमें दोनों कंडीशन में राजू की जो एज है उन दोनों के बीच में कितने साल का फर्क दिख रहा है, 3 साल का। सो व्हेन राजू इज X ईयर, अगर राजू इज X ईयर्स ओल्ड का है तो बीनू जो है X-3 ईयर्स ओल्ड का है। आ गई ना बात समझ में। तो अब इन्होंने बोला कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखिए, X इज वेरिएबल, X जो है वो वेरिएबल है। द वेरिएबल अलाउड टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी जो वेरिएबल है वो किसी भी सिचुएशन के बीच में आप उसको जोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती। वी मे यूज़ एनी लेटर, आप इसके लिए कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, P, R है ना, L, X, Y, Z एक्सेट्रा, जो है जैसे कि हमने भी आपको बताया E से लेके Z तक आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो ज़्यादातर स्मॉल लेटर ही होने चाहिए। ठीक है, शो वेरिएबल्स, ये हमारे वेरिएबल्स को शो करता है, जैसा कि अभी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है, लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंस फॉर्म। एक सिचुएशन को हम करेंगे लेकिन डिफरेंट उसमें करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, सरिता हैज़ 100 मोर मार्बल्स देन अमीना, ठीक है। अब सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज़्यादा है, तो अब अगर हम माने अमीना के पास x है तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे, x + 10। या अगर देखिए अब अमीना के पास y है हमने मान लिया, तो सरिता पास कितने हो जाएंगे, y + 10, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी अमीना के पास हैं सरिता पास उससे 10 ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम यहाँ कहते हैं अमीना के पास, अब हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि अमीना के पास 20 मार्बल है, तो 10 प्लस कर दो तो इसका मतलब है सरिता के पास 30 मार्बल है। आ रही है बात समझ में? तो ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। अब देखिए स्टेटमेंट 2 भी इन्होंने ऐसे बोला, अब बोला इन्होंने सरिता हैज़ 20 मार्बल्स विच इज़ 10 मोर देन मार्बल्स हैविंग अमीना। अब इन्होंने बोला सरिता के पास 20 मार्बल है जिसमें वो 10 जो है अमीना से ज़्यादा है। तो अब क्या लिखेंगे, सरिता हैज़ x + 10, यानी जितने भी अमीना पास मार्बल है उससे 10 ज़्यादा सरिता के पास है, ठीक है। तो x + 10 = 20, ये आपकी इक्वेशन बन गई। आ रही समझ में बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ इन्होंने लिखा इन द अबव स्टेटमेंट सेकंड, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमने पढ़ी, सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स। अब सरिता के पास कितने मार्बल है, 20 मार्बल्स है, दैट आर द 10 मार्बल मोर देन अमीना, ठीक है, जिसमें 10 मार्बल अमीना से ज़्यादा है, दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अब हम इसे टर्म्स ऑफ इक्वेशन में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है x + 10 = 20, ठीक है। अब इसमें x जो है वो वेरिएबल है और x + 10 जो है ये आपकी लीनियर इक्वेशन, और ये जो है बराबर का निशान है कि ये बराबर है, ठीक है। अब लिखा वी आइडेंटिफाई एनी इक्वेशन, यानी हम ये पता कर सकते हैं कैसे कि इक्वेशन है यानी बराबर के साइन से, ठीक है, इक्वल साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, एंड दे आर नो इक्वल एंड देयर इज नो इक्वल साइन इन एक्सप्रेशन, ठीक। अब यहाँ क्या लिखा है, वी कैन मेक एन इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल। हम किसी भी उसको यूज़ करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे इन इक्वेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये RHS और LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अब अगला क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजर बैलेंस एंड द एलिमेंट्री ऑपरेटिंग। अब इसे कैसे करते हैं हम लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी डन इन द बोथ साइड। तो हमें सॉल्व करना होता है तो दोनों तरफ हमें वो करना पड़ेगा, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन। अब आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल हो वो वाली लीनियर इक्वेशन निकाल लें एंड एनसर्कल द गिवन, ठीक है, इक्वेशन अगेंस्ट द CL नंबर। अब जो आपका जो CL नंबर है उसके आगे आपको सर्कल करना है कि ये वाली इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल में है और ये वाली नहीं है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है कि एक उसमें होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है खाली x है, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक, इसमें भी एक वेरिएबल है यानी कि सिर्फ y है, लेकिन देखिए यहाँ x, y और z तीनों है तो ये वाला नहीं होगा। ऐसे ही आप देखें इसमें खाली p है तो ये भी वन वेरिएबल है, इसमें x है खाली तो ये भी वन वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए t है अकेला तो ये भी वन वेरिएबल है, लेकिन इसमें देखिए ये वन वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है, बस इसी तरह से इसे लिख के सर्कल कर लेना है कि जो भी आपका वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल का मतलब अभी आप पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल के साथ x, y, z इसमें से कोई भी एक, ठीक है, ये आपका कहलाता है वेरिएबल। अब यहाँ इन्होंने बोला वन, तो सिर्फ आपको कोई एक ही होना चाहिए उस इक्वेशन में। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ देखिए सर्कल बना दिए ना, आपको बस ऐसे ही लगा देना है सर्कल, जो जो बन रहे हैं उस पर सर्कल, जो नहीं है उस पर नहीं सर्कल लगाना है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे हिंदी की वर्कशीट को पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपकी हिंदी की वर्कशीट होगी, आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपने क्लास टीचर का नाम, अपना नाम, विषय और कक्षा डाल लेंगे। इसके अलावा आज हम लोग बस की यात्रा जो पार्ट है उसी का ही आगे का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इसमें क्या मज़ेदार बातें हमारे सामने आएंगी। लिखा है एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही, जैसे ही हम पहुँचे एक पुलिया के ऊपर के टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, यानी बस बहुत ज़ोर से हिली और उसके बाद रुक गई अचानक से। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, क्योंकि पुलिया थी इसका मतलब ये कि नीचे नाला या नदी होगी, ठीक है। नदी के ऊपर अगर चल रही होती तो उसे पुल कहा जाता है। पुलिया का मतलब होता है कि कोई छोटी सी झील टाइप की निकल रही है, नाला ही टाइप का, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर ये तेज़ स्पीड में होती तो उछलती और कहाँ जाती, सीधे नाले में गिर जाती। मैंने
उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा के भाव से देखा, यानी श्रद्धा भाव से देखा, यानी उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतनी ख़राब कंडीशन में बस है और ये बस का हिस्सेदार, चलो ठीक है हमसे पैसे ले रहा है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है उसकी नज़र में, मान लिया हमने, लेकिन वो खुद सब हालत जानते हुए भी क्यों जा रहा है इस बस में, ऐसी क्या आफत है जो वो बेचारा इस बस में जा रहा है। तो उसे ना उसके प्रति श्रद्धा आई कि वाकई भैया इंसान हो तो ऐसा हो, ठीक है। वह टायरों की हालत जानता है, यानी वो जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। अब उसे क्या कह रहा है कि मतलब उन्हें पता है कि इनके टायर कैसे हैं, सीट कैसी है, इंजन भी ख़राब हो चुका है, उसके बावजूद शीशे सारे टूटे हुए हैं, उसके बावजूद वो अपनी जान को हथेली, देखिए जान हथेली पे लेना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है कि अपनी जान की परवाह ना करना, ठीक है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि इस तरह की जो ये भावना है ये क्या है, ये बेकार है, ये मतलब यहाँ पे बेकार हो रही है। क्यों? सोचो इस मतलब अब ये कहते हैं सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की जो भावना है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी कि क्योंकि इसको अपनी जान की फिक्र नहीं है तो इसे कहाँ होना चाहिए, किसी आंदोलन में होना चाहिए जहाँ पे भाई जो लोग आंदोलन करते किसी के खिलाफ बोलते फिर उसका यही तो उसकी टर्म ये कंडीशन यही होती है कि आप जब क्रांति कर रहे हैं, जब आप किसी के खिलाफ जा रहे हो तो अब आपको अपनी जान की परवाह नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपके उसके लिए मर भी सकते हैं, आपको कोई मार भी सकता है, जेल में भी भेज सकता है, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। तो कह रहे हैं जब ये इंसान को अपनी जान की परवाह ही नहीं है तो भैया इसको इस बस में क्यों बैठा लो, इसको किसी क्रांतिकारी नेता के साथ भेजो। क्या लिखा है, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता भैंसे मतलब पसारे मतलब वो भैंसों को लिए हुए बैठे होते और पता है क्या बोल रहे होते, इसका इंतज़ार कर रहे होते। कहते हैं वे महान आदमी आ रहा है, यानी कि कौन महान आदमी आ रहा है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दी है, यानी कि इतना महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर की वजह से अपनी जान दे दी, मर गया पर टायर नहीं बदला, यानी उसे पता है कि टायर ख़राब है, मरना उसने पसंद करा लेकिन उसने टायर को नहीं बदला। अब क्या कहते हैं देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब यानी कि अब भाई स्टेपनी होती है ना, उसमें 5 टायर होते हैं, 4 यूज़ हो रहे होते हैं, एक अंदर रखा हुआ होता है, तो वही कहते हैं कि 4 टायर जिसमें एक फुस से निकल गई उसकी हवा तो दूसरे वाले को उसने लगा लिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो अपने घर जा रहे थे, वहाँ उन्होंने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देखो शीशे टूट चुके हैं, इंजन ख़राब हो चुका है, सीटें बुरी तरह से हिल रही हैं, अब एक रही सही कसर बाकी थी पहिए की, वो भी पंचर हो गया। तो उसने सोचा अभी पता नहीं और क्या क्या हादसे होने वाले हैं, गॉड नोज बेटर, इसलिए उसने सोचा कि भाई भूल जाओ कि अब हम कभी भी टाइम पे घर पहुंच पाएंगे। अब उसने क्या कहा, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी उसने क्या सोचता था, क्या भैया मुश्किल ही लग रहा है हम पहुंचेंगे, मुझे तो लग रहा है यही हमारी ये गाड़ी जो है यही हमें मार देगी और हमारा यही अंतिम संस्कार हो जाएगा। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे यानी अब अगर इससे सीधे उस लोग को प्राण कर जाना, यानी कि अगर यहाँ बस से में गुजारनी है ज़िंदगी क्योंकि बस चली इतनी स्लो रही, और अगर बचे मतलब उसके बाद क्या होगा, बचना तो है ही नहीं, अब एक्सीडेंट होगा और सीधा कहाँ जाना है, प्रयाण, यानी कि भगवान के पास जाना है, प्रयाण लोक प्रधान वहाँ जाना है, ठीक है, यानी कि सीधा भगवान के पास जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं, यानी इस बस की कोई मंजिल नहीं है पृथ्वी पे, हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए, यानी कि अब उन लोगों को जो टेंशन थी वो सब खत्म हो गई, यानी उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। अब उन्होंने ठान लिया था कि हमें मरना ही है, हम नहीं पहुंचने वाले घर, ठीक है, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, यानी अब उन्होंने कहा भैया बैठ जाओ यही हमारा घर है, हमें नहीं पहुंचना अब कहीं पे भी, ठीक है। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया, यानी अब उनकी जो टेंशन थी चेहरे पे वो सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई और हंसी मजाक शुरू हो गया। अब देखिए उस तरह का मतलब क्या होता है, त्याग, और प्राण यानी कि मरना है ना, परस्थान यानी ऊपर जाना। अब क्या है, बेताबी यानी बेचैनी और इत्मीनान यानी तसल्ली। अब लिखा अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला क्या है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सुक भावना को दुर्लभ कह रहे थे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि वो कौन सी भावना को दुर्लभ कह रहे थे। अब लेखक लिखते हैं यहाँ पे कि वे टायर की हालत जानते हैं, यानी जो बस के हिस्सेदार थे वो टायर की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे, अरे भाई किसी और बस से चले जाते। इसी उत्सर्ग की भावना को उसने दुर्लभ कहा है।
आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे कि लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुँचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। सोच कर लिखिए लाइन में, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम कभी भी कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ से लिख देंगे लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुँचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। कभी बस का इंजन बंद हो जाता था तो कभी क्या होता था, पहिया पंचर हो जाता था। इसलिए उसने सोच लिया था भैया अब हम तो कहीं नहीं पहुँचने वाले, अब सीधा भगवान के पास ही पहुँचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो अब मुझे सबसे अच्छा कौन सा अंश लगा वो मैं आपको बताती हूँ और क्यों लगा वो भी साथ में बताऊंगी, लेकिन आप अपना लिखेंगे, ठीक है। जो आपको सबसे अच्छा लगता है आप उसको लिखेंगे कि आपको वो क्यों अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लगने का आपके क्या कारण है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कहते वह महान आदमी आ रहा है, यानी जो उन्होंने पूछा कौन सा अच्छा लगता, तो मुझे ये अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि इसमें लेखक ने, देखिए पहले पढ़ लेते हैं, लेखक कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए जान दे दी, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब हमें ये वाकया अच्छा क्यों लगता है, ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लेखक ने व्यंग का पूरा इस्तेमाल किया है, ठीक है, और अपनी बात को बहुत साफ तरीके से बता दिया है, यानी उन्होंने इस्तेमाल व्यंग का किया और ताना भी अच्छे से कस दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है यदि आप लेखक के साथ उसी बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता, ठीक है। कल्पना करिए और अपने अनुभव को लिखिए, यानी अगर आप उस बस से जा रहे होते तो आपका क्या अनुभव रहता और आप क्या करते, कैसा होता वो आपकी यात्रा, तो आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ये जो मैं आंसर दिखा रही हूँ ये मैंने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखा है, जो मैं करती है, जो मेरा अनुभव रहता। अब आपको जो अच्छा लगे आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि मेरा अनुभव भी यही होता जो लेखक का है, लेकिन मैं कहीं पहुँचने से पहले ही बस से उतर जाती, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो मैं भी देखती, लेकिन लेखक जो तसल्ली करे बस में बैठा रहा, मैं बस से उतर जाती क्योंकि जान से बढ़कर कोई काम नहीं है भाई। एक दिन लेट पहुँचती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस से उतर जाती। अब क्योंकि भाई बस अगर कहीं टकरा जाती तो मैं मर जाती, आपको वीडियो कौन दौड़ाता, है ना। चलिए खैर, ये तो यहाँ पे कहानी की बात हो रही है तो इसमें हमें अपना हिसाब से लिखना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, गतिविधि है ये आपकी, ठीक है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी, यानी आपको एक डर लग रहा हो और आपने उसको चिंता छोड़ दी और आप निश्चित हो गए हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, उस अनुभव को लिखिए, ठीक है। और आप उस घटना को याद करने में अपने घर वालों की मदद भी ले सकते हैं, यानी जो आपके मम्मी पापा हैं उनकी आप हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए जो मैं आपको बताऊँगी ये मैं आपको अपना अनुभव बताने जा रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। देखिए आप यहाँ से लिखेंगे हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है, जब मैंने 10वीं कक्षा में थी तब मैंने ना परीक्षा दी थी, ठीक। उसका परिणाम आ रहा था तो तब मैंने परीक्षा के परिणाम के लिए चिंता छोड़ दी थी, क्योंकि अब परीक्षा तो दे ही दी है, अब आर या पार ही होना, या तो पास होंगे या फेल होंगे। अब चिंता लेके अपनी दिमाग को ख़राब करके क्या फ़ायदा, अपने आप को टेंशन दे के, गुस्सा करके भाइयों पे, मम्मा पे या किसी पे भी खामोखा में गुस्सा करना, है ना भाई। जब आपको टेंशन होती है तो आपको गुस्सा आता है, फिर आप किसी को उल्टा सीधा जवाब भी दे देते हैं, घर में लड़ाई भी लड़ते हैं आप सबसे। तो इससे अच्छा टेंशन ही मत लो, छोड़ दो सारी चिंता, जैसे कि लेखक ने छोड़ दी। तो अब देखिए ये मैंने अपने बारे में आपको बताया, अब आप सोचिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आप लिख देंगे नहीं हमारी ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।